जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। 2047 तक विकसित भारत, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये एक सपना है, क्या देश के करोड़ों कर्मचारियों के बिना ये सपना पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, एनसीजेसीएम की अभी जो एक मीटिंग हुई और उसके बाद श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का जो एक इंटरव्यू हमने देखा, जिनमें उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर बात कही और साथ ही में ये भी कहा कि आज देश जो तरक्की कर रहा है, ये तरक्की या आने वाले दिनों में जहां हम सपना देख रहे हैं 2047 तक विकसित भारत का, ये देश के करोड़ों कर्मचारियों के बिना मुमकिन ही नहीं है। तो क्यों उन करोड़ों कर्मचारियों के हक को मारा जा रहा है? आज के इस वीडियो में जो ये इंटरव्यू है, इसके कुछ बेहद ही अहम पॉइंट मैं शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को शेयर किया है। यानी यही जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर यूजफुल लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा, ताकि यूट्यूब जो है हमारे वीडियोस सभी पेंशनर्स तक जरूर से पहुंचाए। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर रखना ये बेहद ही जरूरी हो जाता है, तो ये जरूर से कर लीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखते हैं 8 सीपीसी में अलाउंसेस का एरियर मिलना तय है, ये मांग। और इसके साथ साथ देखिए, 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी भी केंद्र के कर्मचारी या पेंशनर्स को अन्याय नहीं हो, इसको लेकर जो पुरजोश से कोशिश हो रही है, चलिए पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा पेज यहां फंसता दिख रहा है फिटमेंट फैक्टर को लेकर, जहां केंद्र के कर्मचारी संगठन, बहुत बड़े बड़े कर्मचारी संगठन है, भारत पेंशनर समाज है या एनसीजेसीएम स्टाफ साइड है, तो ये सभी प्रयास कर रहे हैं, ये और उनके साथ दूसरे भी संगठन है, वो भी ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा अच्छा खासा होना चाहिए। यानी फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग से कम मंजूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए 2.57 ये 7वें वेतन आयोग यानी उस समय की स्थिति को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर मिला था। और 10 साल में महंगाई हद से ज्यादा बढ़ी है, केंद्र के कर्मचारी, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स का जीना मुश्किल हो गया है। दवाइयों का खर्च देखिए, बाजार में चीजों के बढ़ते दामों को देखें तो फिटमेंट फैक्टर जो है 3 पॉइंट से कम नहीं चलेगा। अब इसको लेकर हालांकि मांग तो की जा रही है, लेकिन कई समय से जो महंगाई दरों के आंकड़ों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, अब उसको देखते हुए 3% का फिटमेंट फैक्टर मिलना लगभग लगभग मुश्किल लग रहा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को भी ये पता है कि जो मांग केंद्र सरकार के सामने रखी जाएगी, जो सिफारिश से 8वें वेतन आयोग की कमेटी तैयार करेगी, वो अलग होगी। लेकिन फिर भी प्रयास ये हो रहे हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो सही मिले। और इसके साथ साथ देखिए, सबसे बड़ी मांग, और जैसे कि मैंने आपको कहा वीडियो की शुरुआत में, मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूं कि एनसीजेसीएम की मीटिंग के बाद श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि इस मीटिंग के बाद क्या क्या, इस मीटिंग में तो हालांकि देखिए 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश वगैरह है वो कैसे बनेगी, इसको लेकर तो बात हो ही रही है। केंद्र के कर्मचारी पेंशनर्स के हित को लेकर, खासतौर पर पेंशनर्स पर भी फोकस है, तो इस पर तो बात हो ही रही है। लेकिन जो मांगे केंद्र सरकार के सामने पूरजोश से रखी गई है, वो है फिटमेंट फैक्टर में सुधार, जिसके बारे में अभी हमने बात की। इसके साथ साथ पे लेवल मर्ज, ताकि जो निचले पे लेवल के जो पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन में उनकी सैलरी में सही तरीके से जो है बढ़ोतरी हो सके, इसकी मांग हो। इसके साथ साथ डीए मर्ज, ये बेहद ही जरूरी हो जाता है। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली, इसको लेकर भी यहाँ पर प्रयास हो रहे हैं। और इसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर दो शब्द जरूर से कहना चाहूंगी। बहुत सारे हमारे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स या कुछ ऐसे डिपेंडेंट भी हैं जो कभी कभी कमेंट करते हैं कि मैम, मांग रखने से क्या होगा, अभी तो ये सिर्फ प्रयास हो रहा है, इससे क्या होगा, 8वें वेतन आयोग में किसी के साथ भी न्याय नहीं होने वाला। कुछ इस तरीके से कमेंट हमें बहुत देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर से कहना चाहूंगी, हमारे जो संगठन है, केंद्रीय कर्मचारी संगठन है, ये उन्हीं के प्रयास का नतीजा है कि जब केंद्र सरकार ने एनपीएस लाया था, तो चलिए मैं ये नहीं कह रही हूं कि एनपीएस को कैंसिल करा के वो ओपीएस लेके आए। प्रयास उन्होंने यही किया था कि पुरानी पेंशन जो सिस्टम है वही शुरू हो। लेकिन केंद्र सरकार हालांकि इस पर नहीं मानी।
पर ये बहुत बड़ी जीत है केंद्रीय कर्मचारी संगठन की कि एनपीएस में से यूपीएस केंद्र सरकार को करना पड़ा। एक गारंटेड पेंशन जो है रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को देनी पड़ेगी। अब ये प्रयास हुआ है कर्मचारी संगठनों के द्वारा, और अगर उनका विरोध नहीं होता, अगर उन्होंने अपनी मांगे इतनी पुरजोश से केंद्र सरकार के सामने नहीं रखी होती, तो क्या हमें एनपीएस की बदले यूपीएस देखने के लिए मिलती। और एनपीएस और यूपीएस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है। अगर इस चैनल के साथ कोई हमारे ऐसे कर्मचारी जुड़े हैं जिनको उससे फायदा हो, तो चैनल पर जाकर उसको जरूर से देखना चाहिए। एनपीएस में से यूपीएस में स्विच का भी ऑप्शन है, और करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए, उस वीडियो में आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो उसकी मांग 18 महीने के डीएडीआर के एरियर की मांग, जो केंद्र सरकार ये पैसा खाकर बैठी है। कोरोना काल में खर्च हुआ था, देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि जीडीपी ग्रोथ कर रही है, देश की स्थिति बेहतर है, तो कर्मचारी और पेंशनर्स का हक क्यों मारा जा रहा है, यही चीज समझ में नहीं आ रही। तो प्रयास इसको लेकर भी चालू है कि 18 महीने के डीडीआर के एरियर का भुगतान हो, और इसको लेकर कुछ मांगे भी संगठन ने रखी है, जैसे कि पेंशनर्स को 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में ये पैसों का भुगतान करिए, कर्मचारियों के लिए अलग से मांग रखी है। तो ये सारी मांगे भी इनकी चालू है। इसके साथ साथ फैमिली पेंशनर और पेंशनर्स की पेंशन में हो सुधार। 8वें वेतन आयोग में किसी भी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इस पर देखिए, श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का जो मैंने इंटरव्यू देखा, उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, सरकार ने इसको लेकर आश्वासन दिया है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी सिफारिश तैयार करेगी और केंद्र सरकार इस पर जरूर से सोचेगी। तो 8वां वेतन आयोग पेंशनर्स को मिलेगा जरूर, ये कंफर्म है। इसके बाद 8सीपीसी जो है 1 जनवरी 2026 से लागू हो, इसको लेकर भी मांग रखी गई है। अब ये क्यों जरूरी है, ये डेट क्यों मायने रखती है, 1 जनवरी 2026 डेट क्यों मायने रखती है, चलिए इसके बारे में भी बात करते चले। पिछले कुछ पे कमीशन पे अगर नजर डालें, तो हर पे कमीशन जो है 1 जनवरी को लागू हुआ है। 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन तक यही होता हुआ आया है। हालांकि 7th पे कमीशन थोड़ा अलग था, और कहें कि थोड़ा निराशाजनक था तो गलत नहीं होगा। वजह की अगर बात करूं, तो वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग आते आते कुछ 17 महीनों का समय लगा था, लेकिन जब फिर उसको लागू हुआ तो उसका नॉर्मल जो सैलरी या पेंशन में डिफरेंस था उसका एरियर तो मिला, लेकिन उस समय जो सेवा में थे ऐसे कर्मचारी, उनको उनके अलाउंसेस का एरियर नहीं मिला। तकरीबन 17 या 18 महीनों का एरियर जो है, जिसका भुगतान अभी भी बाकी है, और केंद्र सरकार के सामने इसको लेकर भी मांग रखी गई है, लेकिन केंद्र सरकार इसका भुगतान नहीं कर रही है। क्योंकि उस टाइम तो कर्मचारी जो सेवा में थे उनका एचआरए, टीए या जो अदर अलाउंसेस था, जब अगर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो ग्रॉस सैलरी में भी अलग बढ़ेगी, तो अलाउंसेस में भी जो सैलरी के हिसाब से, उसकी बेसिक के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है, तो उसका एरियर तो बनता ही था। हालांकि उन्होंने ही उसका भुगतान हुआ। तो इसके बाद देखिए, अब कर्मचारी संगठन जो है उनमें ये चिंता का विषय है कि अगर 1 जनवरी 2026 ये तिथि से लागू नहीं होगा 8वां वेतन आयोग, तो कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी को लेकर यह प्रयास है कि लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2026 ही होनी चाहिए, और इस बार 7वें वेतन आयोग के तरह किसी भी कर्मचारी या पेंशनर्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी सभी काफी चौकन्ने दिख रहे हैं। प्रयास है, आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से सही अपडेट आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूं कि 2026 का साल 8वें वेतन आयोग का साल रहने वाला है। बहुत सारी ऐसी जानकारियां शेयर होगी जो 8वें वेतन आयोग को लेकर होगी, उसकी सही जानकारी आपको सिर्फ इसी चैनल से मिलेगी, तो नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मुझे पीपीओ निकालना नहीं आता है, कृपया मुझे बताएं कि जो पीपीओ है वो कैसे निकाला जाता है, और जिससे और भी मेरे जैसे कई एक्स सर्विसमैन हैं जिनको पीपीओ निकालना नहीं आता है स्पर्श से, तो उनको भी इससे फायदा होगा। बिल्कुल मैं एक वीडियो इस पर जरूर से बनाऊंगी, अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो। बाकी जिन्होंने ये कमेंट किया है उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप मुझे कॉल करिए, आपके पास मेरे नंबर है, मैं आपका पीपीओ जो है वो निकाल कर दे दूंगी, और साथ में हम इसके बारे में डिटेल में बात भी कर लेंगे। बाकी स्पर्श से पीपीओ निकालना काफी आसान हो जाता है। आपको सिंपली स्पर्श में लॉग इन करना है, जहां आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें पीपीओ में जाकर डाउनलोड करना है। बेहद ही आसान तरीका है, फिर भी इस पर मैं डिटेल में वीडियो जरूर से बनाऊंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम जी हमारी मांग ये है कि 18 महीने के महंगाई भत्ते कब मिलने वाला है,
कृपया करके इसके बारे में सटीक जानकारी दीजिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कृपया करके इसके बारे में जानकारी दीजिए, बताइए। देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसे वीडियोस हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि 18 महीनों का जो एरियर है इसका भुगतान होगा, केंद्र सरकार इसके भुगतान को लेकर सीरियस है, या ऐसी बहुत सारी जानकारी आपने भी देखी होगी। लेकिन अभी तक इसको लेकर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज नहीं मिली है कि 18 महीनों के डीडीआर के एरियर का भुगतान होगा। लेकिन जैसे मैं वीडियो में आगे भी कह चुकी हूं कि प्रयास शुरू है, तो हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचे, क्योंकि कर्मचारी संगठन जो है, जो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेलफेयर को लेकर काम करें, तो वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर चुप तो नहीं रहेंगे, जैसे अब तक भी चुप नहीं है। तो आने वाले दिनों में जो भी अपडेट होगी मैं वीडियो के माध्यम से जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम क्या अब मुझे ये बता सकते हो कि हमें पेंशन कुछ बढ़कर मिलेगा या नहीं फरवरी का। देखिए फरवरी की पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, ये जानकारी पता नहीं आपको कहां से मिली। हो सकता है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस घूम रहे हैं जिनमें इस तरीके की जानकारी होती है, पर इसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। देखिए 1 जनवरी 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में 2% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी तक क्योंकि दिसंबर 2025 के एआईसीपीएन के आंकड़े नहीं आए हैं और वो जारी होंगे 31 जनवरी 2026 को, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद तकरीबन मार्च 2026 में केंद्र सरकार जो है इस बढ़े हुए 2% की महंगाई भत्ते के बारे में घोषणा करेगी, फिर एरियस वगैरह मिलेगा, फिर ही हमारी पेंशन जो है बढ़कर आएगी। उससे पहले पेंशन में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। राजस्थान से हमारे एक पेंशनर्स हैं, वो लिख रहे हैं कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में भी जानकारी दीजिए कृपया करके, वो बहुत परेशान है। देखिए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे चैनल के साथ हमारे देश के हर एक राज्य के जो कर्मचारी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं वो जुड़े हैं, और चैनल में दी गई जानकारी से उनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर से हो रहा है। और मैं भी इस चैनल के माध्यम से प्रयास करती हूँ कि उनकी जो समस्या है उनका समाधान ला सकूं, उनकी जो जीवन शैली है उनको बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सके। उनको अगर कोई परेशानी है तो उन प्रॉब्लम को लेकर उनको यहाँ वहां नहीं भटकना पड़े, बल्कि एक जगह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहां पर आपको कंप्लेन करके आपकी समस्या का निवारण मिलेगा। तो देखिए राजस्थान से अगर कोई ऐसे पेंशनर फैमिली पेंशनर से कुछ परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी मदद बन पड़ती होगी मैं जरूर से करूंगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मैं एक डिसेबल डिपेंडेंट हूं, मेरे नाम चेंज के लिए फाइनल डॉक्यूमेंट्स भेजने के 7 महीने के बाद भी पब्लिकेशन नहीं किया है। अब मैंने सीपी ग्राम में ग्रेवेंस भेजा था तो लिखा है कि मेरे केस में MP8 में चला गया है। प्लीज बताएं कि MP8 का मीनिंग होता है और इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, प्लीज बताइए। देखिए अगर आपने सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन कर दी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने सारी कार्रवाई करवा दी, उसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप वेट करिए, ये कामकाज खुद ब खुद होगा। और अगर जैसे कि आपने यहाँ पर MP8 लिखा, इसका मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, शायद आपसे लिखने में गलती हो गई है या जो आपके पास रिप्लाई आया है उसको समझने में आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। या तो आप कॉल करिए और वो जो लेटर जो रिप्लाई आपको आया है वो शेयर करिए, या फिर सीपी ग्राम पे कॉल करके इसके बारे में डिटेल जानिए, वो आपको सबसे सटीक जानकारी देंगे। वो आपको बताएंगे कि अभी आपका केस कहां पर है, उसमें कितना काम हुआ है, क्योंकि ये सारी अपडेट उनको मिलती रहती है, तो वो आपको जरूर से मदद करेंगे। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि PMR वालों को 8CPC का फायदा मिलेगा या नहीं। बिल्कुल मिलेगा। अगर PMR वेटरन्स को जैसे OROP से बाहर रखा है, अगर ऐसे ही 8वें वेतन आयोग से बाहर रखा, तो ये तो उनके साथ फिर हद से ज्यादा ही अन्याय हो जाएगा। वैसे तो OROP से बाहर भी नहीं रखना चाहिए, उसको लेकर भी देखिए केस वगैरह चालू है, जो भी अपडेट होगी हम बता ही देंगे। लेकिन 8वां वेतन आयोग जरूर से मिलेगा। और 8वां वेतन आयोग यानी जो पे कमीशन में आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है, ये अलग रूल है। ये पेंशन जो रूल्स है उसको कोई भी नहीं बदल सकता है, वो अलग रूल्स है। और OROP देना न देना ये अलग बात है, वो केंद्र सरकार के हाथ में था। तो ये दोनों अलग मैटर है। तो PMR वेटरन्स भी निश्चिंत रहे, 8वां वेतन आयोग जरूर से मिलेगा। अब आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देखते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मैंने 17 साल 10 दिन की सर्विस करके 30 जून 2018 में रिटायर हुआ हूं, बट मेरा MSCP नहीं मिला। MSCP के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि MSCP सही में नहीं मिला है, क्योंकि देखिए कई सारे हमारे पेंशनर्स ऐसे हैं, जब PPO वगैरह चेक करते हैं तब हमें पता चलता है कि उनको MSCP मिला हुआ है पर इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि वो लास्ट जो उनका रैंक होता है, जैसे नायक है या हवलदार है या नायब सूबेदार,
तो उसी से वो खुद को जानते हैं। अब एमएससीपी में देखिए पे लेवल में फर्क पड़ेगा आपके पीपीओ में, तो ये थोड़ा चेक करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा आप हम कॉल करिए, व्हाट्सएप पर पीपीओ शेयर करिए तो मैं चेक कर दूंगी। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा कमेंट का जवाब देने के लिए। प्लीज 100% डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना है बता दीजिए ताकि आपसे सजेशन ले सकूं। देखिए डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट पे मैं डिटेल में एक वीडियो लेकर आ रही हूँ, आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कल या परसों वो वीडियो पूरा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वगैरह भी मुझे करना है कि ओआरओपी 3 के हिसाब से, फिर 8 सीपीसी में जो फिटमेंट फैक्टर के उसके हिसाब से डिटेल में मैं टेबल बनाकर लाने वाली हूँ, ताकि हमारे जो ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है उनको भी इसके लिए फायदा हो। तो तब तक आप थोड़ा वेट करिए, डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे। बाकी 100% डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना होना चाहिए आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में चेक करके ही बता पाऊंगी, क्योंकि रिटायरमेंट की डेट वगैरह क्या है इसके बारे में जब तक हमें जानकारी नहीं होगी मैं नहीं सटीक आंसर दे पाऊंगी। तो फिर से कमेंट करिए या फिर व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।